Hello students, welcome to tuition time. I am Rajesh Verma and we are studying physics of 12th class. इन दिनों हम कर रहे हैं चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। पिछली क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। आज हम देखेंगे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कम्युनिकेशन के लिए किस तरीके से यूज किया जाता है आज की दुनिया में। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक फेथफुल फॉर्म में बिल्कुल जैसा वो मैसेज है एज इट इज भेजना कम्युनिकेशन कहलाता है। पुराने जमाने में कम्युनिकेशन के लिए हॉर्सेस को, लेटर्स को, पिजन्स वगैरह को यूज किया जाता था। आजकल हम कम्युनिकेशन के लिए अपने फोन्स को यूज करते हैं, फैक्स को यूज करते हैं और कई डिवाइसेस हैं जिनको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम अपने एक मैसेज को, मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखें। अगर हमारे पास एक माइक है और इस माइक के सामने हम कुछ बोलते हैं तो माइक इन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स केवल वायर में चल रहे होंगे। अगर हम हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट वाली ट्रिक को यूज करें, पहले हम इस करंट को समहाउ एम्पलीफाई कर लें और उसके बाद यहां पर जो स्पार्क प्रोड्यूस हो उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी। यहां स्पार्क क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं। करंट जो प्रोड्यूस होगा कोरस्पॉन्डिंग माइक के जरिए वो करंट भी कम या ज्यादा होगा, जिसके कारण से यहां पर चार्ज ऑसिलेट करेगा और सेम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। दूसरी तरफ हम बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां पर स्पार्क प्रोड्यूस करेगी, इस सर्किट में कुछ करंट आ जाएगा, ये बहुत ही वीक करंट एम्पलीफाई करवाया जाएगा, उसके बाद इसको एक लाउड स्पीकर में डाला जाएगा तो वहां से सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। इस तरीके से हम अपनी साउंड के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर दूसरी जगह भेजकर सेम फॉर्म में प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर यहां पर कुछ दिक्कतें हैं। पहले तो कोई भी पर्सन अगर कुछ बोलता है तो वो किसी एक एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं बोलता। उसकी साउंड की जो वेरिएशंस हैं, ऊंचा बोलता है, धीरे बोलता है, अलग अलग अल्फाबेट्स को बोलता है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर निकलते हैं। फ्रीक्वेंसी की जो मिनिमम से मैक्सिमम रेंज तक बोलने के दौरान एक पर्सन यूज करता है उसको कहते हैं उसकी बैंडविड्थ, और जो फ्रीक्वेंसीज वो यूज करता है उनको हम कहते हैं बेस बैंड सिग्नल। अब हमारे जो कान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं। हम इनमें से एक मीन वैल्यू ले लेते हैं, से 10,000 हर्ट्ज। 10,000 हर्ट्ज के आसपास की अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम इसे दूर भेजना चाहते हैं, तो हम देखें इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। पहले तो इतनी फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी होगी? वेवलेंथ होगी c अपॉन फ्रीक्वेंसी। c is 3 into 10 to the power 8 and this is 1 into 10 to the power 4, that is 3 into 10 to the power 4, that is about 30 किलोमीटर। इस वेव की वेवलेंथ 30 किलोमीटर होगी। एक तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। अगर हम अपने साउंड के सिग्नल को डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर दें तो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा आएगी और फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है इस सिग्नल में एनर्जी कम होगी। एक तो इस कारण से सिग्नल ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। दूसरी बात, कैलकुलेशंस कर और एक्सपीरियंस से ये नोटिस किया गया है कि अगर हमने एक सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट करना है तो लीनियर एंटीना की लेंथ वेव की वेवलेंथ के आसपास होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि एंटीना की लेंथ वेव की वेवलेंथ का 1/4 हो जाए। अगर हम इसका 1/4 भी ले लें, वो भी 7.5 किलोमीटर है। इतना लंबा एंटीना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस वेव को आसानी से ट्रांसमिट नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा ट्रांसमिट करने पर जो एनर्जी रेडिएट होती है वो वेवलेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेवलेंथ क्योंकि काफी हाई है इसलिए एनर्जी रेडिएटेड बहुत ही कम होगी। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है, अगर हम अपने ही बेसबैंड सिग्नल्स को, अपनी ही फ्रीक्वेंसी वाले बेसबैंड सिग्नल्स को यूज करते हैं तो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी होगी? 20 हर्ट्ज। 20 into 10 to the power 3 हर्ट्ज।
इतनी बैंडविड्थ हमारे पास अवेलेबल होगी। मान लीजिए एक पर्सन की फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन है वो 2000 हर्ट्ज का होता है। एक पर्सन 1300 हर्ट्ज से लेकर मान लीजिए 23 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को अपने बोलने के दौरान यूज करता है। कोई दूसरा पर्सन है वो 3700 हर्ट्ज से लेकर से 4500 हर्ट्ज तक यूज करता है। अलग अलग पर्सन्स की एक तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को यूज करते हैं, दूसरा उनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज भी अलग अलग होती है। मान लीजिए एक पर्सन हम ऑन द एवरेज मान लें कि उसको जो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ है वो है 1000 हर्ट्ज, और अगर हम डायरेक्टली अपने साउंड के सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे को ओवरऑल अवेलेबल बैंडविड्थ कितनी है 20 × 10⁻³ हर्ट्ज। अगर हम इस वैल्यू को इससे डिवाइड करें तो रिजल्ट आता है 20। इट मीन्स एट मोस्ट क्या हो सकता है कि 20 पर्सन्स अपनी स्पीच को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर कर इतनी बैंडविड्थ के जरिए आगे भेज सकते हैं। अगर पर्सन्स का नंबर 20 से ज्यादा हो गया तो उनकी वेव्स आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगी और क्लियरली सिग्नल्स को रिसीव नहीं किया जा पाएगा। रिजल्ट कुल मिलाकर इस सारी डिस्कशन का यह निकलता है कि अगर हम डायरेक्टली लो फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे तो उस केस में बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, पर अगर हम फ्रीक्वेंसी को इतना कम ना रखकर काफी ज्यादा कर दें, 10⁻⁶, 10⁻⁸ कर दें, उस केस में पहली बात तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, एंटीना की लेंथ कम रिक्वायर्ड होगी। दूसरा, वेवलेंथ कम होने के कारण से ज्यादा एनर्जी रेडिएट हो पाएगी और वेव ज्यादा दूर तक पहुंच पाएगी। तीसरा, क्योंकि हम ज्यादा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे तो अवेलेबल बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हो जाएगी और काफी सारे सिग्नल्स को साइमल्टेनियसली भेजा जा सकेगा। तो अब हमारा एम है किसी तरीके से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, पर प्रॉब्लम यह है अगर हमने इस फ्रीक्वेंसी के साथ, जिस फ्रीक्वेंसी पर कोई पर्सन बोल रहा है उस फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़खानी की, उसको चेंज किया तो सिग्नल की ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी, सिग्नल में चेंज आ जाएगा। हम ये भी नहीं चाहते। तो इसके लिए इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने का रास्ता है मॉड्यूलेशन। व्हाट इज मॉड्यूलेशन, आइए इसे देखें। जो सिग्नल हम भेजना चाहते हैं उस सिग्नल को हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग वेव या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमने जैसा कि देखा काफी कम है। हम एलसी ऑसिलेटर के जरिए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। इन वेव्स को हम कहेंगे कैरियर वेव्स। कैरियर वेव्स की फ्रीक्वेंसी काफी हाई होगी। इन दोनों वेव्स को मिक्स कर दिया जाएगा और एज ए रिजल्ट हमें एक नई वेव मिलेगी। इस वेव को हम बोलेंगे मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेटेड वेव कैरियर वेव्स की हाई फ्रीक्वेंसी के कारण से हाई फ्रीक्वेंसी वाली होगी, पर इसके अंदर हमारे मॉड्यूलेटिंग वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएंगे। मॉड्यूलेटिंग वेव की इक्वेशन को हम लिख सकते हैं E = E0 साइन या कॉस ω/t + φ। यहां पर E0 इसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और फाई इसका फेस है। यहां पर इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तो इन तीनों में से किसी एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम कैरियर वेव्स को चेंज कर सकते हैं और रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट मींस इस मॉड्यूलेशन के प्रोसेस को 3 तरह से किया जा सकता है। हम इसके जरिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और फेस मॉड्यूलेटेड वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनमें से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स का हम डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम यहां बनाकर देखते हैं हम। पहले हम ले रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स, एएम वेव्स। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में कैरियर वेव्स के एम्पलीट्यूड में चेंज होगा बट फ्रीक्वेंसी वही की वही रहेगी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। इट मींस डायग्राम कुछ हमारा ऐसा आएगा। इस सिग्नल में एम्पलीट्यूड कैरियर वेव्स से डिफरेंट है। एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आ रही है मॉड्यूलेटिंग वेव के अकॉर्डिंग, बट फ्रीक्वेंसी दैट इज ये जो गैप्स हैं ये बिल्कुल बराबर है। दूसरा ऑप्शन है
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव्स की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, एम्पलीट्यूड सेम रहता है। एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी दैट इज ये जो गैप्स हैं ये बदल जाएंगे। इन डायग्राम्स की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। सिग्नल जो हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में वो दो तरह का हो सकता है। एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। जो हम माइक के सामने बोल रहे हैं उसमें जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, माइक से प्रोड्यूस होने वाला करंट बिल्कुल उन्हीं राइजेस और फॉल्स को अपने में इनकॉर्पोरेट करेगा और बिल्कुल ट्रू पिक्चर प्रोड्यूस करेगा और एक कंटिन्यूअस सिग्नल होगा। ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल, this is an analog signal and also this is an analog signal। जबकि दूसरे टाइप के सिग्नल्स होते हैं डिजिटल सिग्नल्स। जिन सिग्नल्स में केवल दो ही वैल्यूज होती हैं, या करंट की प्रेजेंस या करंट की एब्सेंस, या यूं कह सकते हैं करंट का एक पर्टिकुलर लेवल और करंट का दूसरा पर्टिकुलर लेवल, या हम यूं कह सकते हैं एक वैल्यू 1 होती है दूसरी वैल्यू 0 होती है। ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। अभी हमने देखा मॉड्यूलेशन क्या होता है, कैरियर वेव्स के साथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिस सिग्नल को भेजना है उसको मिक्स कर नई वेव्स को बनाना मॉड्यूलेशन कहलाता है। इसके अलावा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना भी मॉड्यूलेशन कहलाता है। किसी प्रकार का चेंज लाना मॉड्यूलेशन है, अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना जैसा हम चाहते हैं। तो हम देखें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कैसे मोल्ड किया जा सकता है, इसकी कैसे मॉड्यूलेशन की जा सकती है। ये एक एनालॉग सिग्नल है। इस एनालॉग सिग्नल के एक पर्टिकुलर टाइम गैप के बाद एम्पलीट्यूड्स नोट कर लिए जाएंगे। ये हाइट्स, मान लीजिए हाइट की ये वैल्यू है 6.5, ये वैल्यू है 7.9, ये वैल्यू है 7.9, अगली वैल्यू है 8, नेक्स्ट वैल्यू है 8.2। पहले तो इन वैल्यूज को देखा जाएगा 6.5, 7.9, 7.9, 8, 8.2। फिर इनको राउंड कर दिया जाएगा 7, 8, 8, 8, 8। अब इनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आप जानते होंगे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 है, 2 से डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर 1 है, तो इधर से हम लिखेंगे 1, 1, 1। सो 7 इज इक्वल टू 1, 1, 1। सिमिलरली अगर हम 8 को कन्वर्ट करें तो वैल्यू आ जाएगी 1, 0, 0, 0। 8 जो कि डेसिमल सिस्टम में लिखा गया है बाइनरी सिस्टम में ऐसे लिखा जाएगा। 7 जो कि डेसिमल सिस्टम में लिखा गया बाइनरी सिस्टम में ऐसे लिखा जाएगा। 7 विच इज इन डेसिमल सिस्टम, इन बाइनरी सिस्टम इट इज रिटन लाइक दिस। इस तरीके से इन सभी वैल्यूज को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब इस सिग्नल में, सिग्नल की इस फॉर्म में केवल 1 या 0, केवल करंट की प्रेजेंस या एब्सेंस है, ये सिग्नल डिजिटल सिग्नल कहलाएगा। डिजिटल सिग्नल को अगर हम ट्रांसमिट करें तो रास्ते में जो उसमें मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं या जो डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं वो बहुत ही कम होती हैं या बिल्कुल ही नहीं होती। जबकि एनालॉग सिग्नल को किसी भी मीडियम से अगर आगे भेजा जाए तो रास्ते में उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, सिग्नल में कुछ खराबी प्रोड्यूस हो जाती है, सिग्नल का एटीन्यूएशन हो जाता है। अब हम देखते हैं मॉड्यूलेशन, दैट इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर वेव्स, इन दोनों को मिक्स कर एम्पलीफाई कर किस तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है, दैट इज किस तरीके से मॉड्यूलेटर बनाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, और बाद में उसको डीमॉड्यूलेट करने के लिए कौन सा सर्किट यूज होता है। पहले हम सर्किट बनाने जा रहे हैं एक मॉड्यूलेटर का। मॉड्यूलेटर के अंदर हमें किन किन चीजों की जरूरत है। एक तो साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक माइक चाहिए। इस सिग्नल को हम क्या कहेंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। फिर हमें एक एलसी ऑसिलेटर चाहिए जो एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी वाली कैरियर वेव्स को प्रोड्यूस कर सके। इन दोनों का मिक्सचर होने से मॉड्यूलेटेड वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। पर ये मॉड्यूलेटेड वेव, इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, हमें इसको एम्पलीफाई करना है और बाद में हमको इसको दूर भेजना है।
आइए इसका सर्किट डायग्राम देखें। सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक एम्पलीफायर जो हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में बना चुके हैं। NPN कॉमन एमिटर को यूज करते हैं। दिस इज एमीटर। आप इसको रटे ना, इसलिए मैं इसको बेसिक से बना रहा हूं। ये इनपुट सर्किट है, इसके अंदर ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा। NPN इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ये तो हमारा एम्पलीफायर का सर्किट बन गया। अब इसके अंदर हमें दो इनपुट्स डालने हैं। एक इनपुट हम बनाएंगे माइक के जरिए। माइक के सामने जब बोला जाएगा तो माइक क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये माइक की अपनी अलग से बैटरी है। इसके अलावा हमें एक LC ऑसिलेटर चाहिए। दिस इज इंडक्टर एंड दिस इज कैपेसिटर। इन दोनों को मिलाकर LC ऑसिलेटर से भी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ये दोनों के दोनों इनपुट्स साइमल्टेनियसली इसमें चले जाएंगे और ये इनको एम्पलीफाई कर देगा। यहां से हमें आउटपुट लेना है। आउटपुट लेने के लिए इस पोर्शन को अर्थ कर दिया जाएगा और इस पोर्शन को एंटीना से कनेक्ट कर दिया जाएगा और यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दूर ट्रांसमिट हो जाएंगी। ये पोर्शन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा जिसे दूर भेजा जाना है। ये वाला पोर्शन कैरियर वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी वाली कैरियर वेव्स को, और एज ए रिजल्ट यहां से हमें जो वेव्स मिलेंगी वो मॉड्यूलेटेड वेव्स होंगी। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने डायग्राम बनाया था वो हमें बताता है कि ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स हैं। अब हमें एक ऐसा सर्किट बनाना है जो इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स में से वापस इन वेव्स को, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को दोबारा से प्रोड्यूस कर सके। ये एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। इस सिग्नल को हम एक ऐसे सर्किट में इनपुट करेंगे जिसमें एक सिंपल एक जंक्शन डायोड लगा होगा, और आप सब ये जानते हैं कि एक जंक्शन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर का काम करता है। अगर हम इस जगह से आउटपुट लें यहां से, तो हमें इस वेव की हाफ वेव रेक्टिफाई होकर मिलेगी। दैट इज नीचे का पोर्शन कट जाएगा और बाकी ऊपर का पोर्शन रह जाएगा। देखिए हमें आउटपुट कैसा मिलेगा। अगर हम यहां से आउटपुट लें, ये इनपुट वेव थी, इसमें से इस जंक्शन डायोड के कारण से ये सारा पोर्शन हट जाएगा और हमें ये आउटपुट मिलेगा। अब अगर हम इसके आगे एक कैपेसिटर भी लगा दें तो कैपेसिटर इसकी स्मूदनिंग कर देगा। दैट इज ओवरऑल हमें रिजल्ट कुछ इस तरह का मिल जाएगा। ये जो वेव फॉर्म है ये हमारी उस वेव के इक्विवेलेंट थी जो हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, जो हमने माइक के सामने बोलकर प्रोड्यूस किया था। इस तरीके से एक PN जंक्शन और उसके आगे एक कैपेसिटर को यूज कर जो सर्किट बनाया जाएगा, अगर उस सर्किट में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को इनपुट किया जाएगा तो एज ए रिजल्ट हम ये पाएंगे कि सारे प्रोसेसेस होने के बाद हमें जो वेव मिलेगी वो वेव बिल्कुल उसी वेव की तरह होगी जिस वेव से हमने स्टार्टिंग की थी, जो वेव हम आगे भेजना चाहते थे, यानी कि हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने के लिए हम दो मेथड्स यूज कर सकते हैं। एक है स्पेस कम्युनिकेशन, दूसरा है लाइन कम्युनिकेशन।
जिस मेथड में हम अर्थ के अराउंड के स्पेस को यूज करते हैं उसको स्पेस कम्युनिकेशन कहते हैं, और जिस मेथड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन होता है किसी टाइप की वायर्स की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं लाइन कम्युनिकेशन। पहले हम पढ़ते हैं स्पेस कम्युनिकेशन के बारे में। स्पेस कम्युनिकेशन आगे 4 तरह का होता है। पहला होता है हम ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, दूसरा होता है स्पेस वेव प्रोपेगेशन, तीसरा स्काई वेव प्रोपेगेशन, और चौथा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के बारे में, या ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन। ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन का मतलब है ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना, इन दोनों का लेवल लगभग बराबर हो। ट्रांसमिटिंग एंटीना से जब वेव्स रिसीविंग एंटीना की तरफ चलेंगी तो ये वेव्स वर्टिकली पोलराइज हो जाएंगी। वाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 2 कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब अर्थ के पैरेलल चलेगा, क्योंकि अर्थ के काफी पास चल रहा है, जब अर्थ के पास और अर्थ के पैरेलल चलेगा तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बाकी रह जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। जब ये वर्टिकल कंपोनेंट आगे को मूव करेगा तो ये अर्थ के अंदर कुछ चार्ज प्रोड्यूस करेगा और ये चार्ज भी साथ साथ इसके मूव करेगा। हालांकि ये चार्ज बहुत ही कम होता है, नॉर्मल लाइफ में वायर्स में जो करंट फ्लो करता है उस चार्ज के कंपैरेटिवली ये चार्ज बिल्कुल भी बहुत ही कम होता है, पर फिर भी ये चार्ज एग्जिस्ट करता है। वेव के साथ साथ सरफेस में, अर्थ के सरफेस में चार्ज के चलने के कारण से वेव की उसके साथ इंटरेक्शन होती है और धीरे धीरे वेव में डिटीरियोरेशन आती चली जाती है और वेव साथ साथ वीक होती चली जाती है। इसलिए ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन वाले मेथड को हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक यूज नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर आता है स्पेस वेव कम्युनिकेशन। स्पेस वेव कम्युनिकेशन वाले मेथड में एक ऊंचे एंटीना से काफी दूर दूर तक वेव्स को भेजा जाता है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी। मान लीजिए रिसीविंग एंटीना इस जगह पर है, तब ये इन वेव्स को रिसीव कर लेगा। अगर रिसीविंग एंटीना इस जगह पर है तब भी यहां से भेजी गई वेव्स को रिसीव कर लेगा, पर अर्थ के कर्वेचर के कारण से इस जगह पर प्रेजेंट एंटीना वेव्स को तभी रिसीव कर सकता है अगर वेव्स ऐसे जाएं, पर वेव्स अर्थ के बीच में से होकर नहीं जा सकती। इट मींस इस मेथड की कुछ लिमिट है, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा दूर तक हम इन वेव्स को नहीं भेज सकते। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि एंटीना की हाइट से रेंज का क्या लिंक है। स्काई वेव कम्युनिकेशन वाले मेथड में अर्थ के अराउंड आयनोस्फीयर को यूज किया जाता है। वेव्स आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर काफी दूर तक पहुंच जाती हैं। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर अर्थ के अराउंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स को छोड़कर उनके जरिए एक वेव को कई हजार किलोमीटर दूर तक भेजा जा सकता है। इन सभी मेथड्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में पहले हमने ये देखा कि मॉड्यूलेशन का प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस की जरूरत क्या होती है, किस तरह से जिन सिग्नल्स को हम भेजना चाहते हैं काफी डिस्टेंस तक, दैट इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स को, उनको हाई फ्रीक्वेंसी वाली कैरियर वेव्स के साथ मिक्स कर नया सिग्नल बनाया जाता है मॉड्यूलेटेड वेव, और उसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है और उसमें भेजे जाने वाले सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, उसके जरिए हम वेव को दूर तक भेजते हैं। फिर हमने एक मॉड्यूलेटर का सर्किट डायग्राम बनाया और एक डीमॉड्यूलेटर का सर्किट डायग्राम बनाया। अब हम स्टडी कर रहे हैं कि सिग्नल्स को भेजने के लिए किन किन मीडियम्स का यूज किया जा सकता है। हमने स्टार्ट किया है स्पेस कम्युनिकेशन को, स्पेस कम्युनिकेशन के डिफरेंट मेथड्स, और आगे चलकर लाइन कम्युनिकेशन के डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।